कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। भाइयों, मौसम ज़रूर बदल रहा है और इस बदलाव की में भाई अपना ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। साथ के साथ भाई हमारी जो दिनचर्या के कार्य है उसमें भी ज़रूर बदलाव हो गया। इस टाइम तक तो जो थोड़ा अंधेरा हो जाया करता और अब बिल्कुल कति अंधेरा ज़्यादा हो गया है। और सर्दी में भाई जो दिन होते वो छोटे हो जाते, रातें लंबी होती है और इस दौरान हमें अपना ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी में हम बहुत कुछ लेकर आते हैं और आज हमारा जो चर्चा का विषय रहेगा कीटनाशकों का सुरक्षित प्रयोग व अन्य सावधानियां। और साथ के साथ जो नई फसल, नई उमंग में हम बात करेंगे जड़ वाली सब्जियों की देखभाल और कुछ भाई प्राकृतिक खेती की बात करेंगे और लोक संगीत भी ज़रूर होगा। और लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हम हमेशा साथियों आज के कृषि प्रश्न से करते हैं और आज का जो कृषि प्रश्न है, सरसों के उत्पादन में हरियाणा का पहला जिला कौन सा है। तो साथियों उस जिले का नाम बताना है जो भाई हरियाणा में नंबर 1 पर है सरसों के उत्पादन में। और नंबर हमारा जो फ़ोन नंबर है साथियों 9466021336 यानी 94 660 21 336 पर केवल SMS के माध्यम से आप हमारे को इसका जवाब दीजिए। और भाई आपका जो सही जवाब होगा भाई उसके नाम भी बताए जाओगे और भाई बधाई भी देओगे। और ने भी मेरा चल रहा भाई कि भाई देखो वास्तव में जो श्रोता है शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं और हर एक अपडेट को जानते हैं। तो साथियों बिना किसी देरी के 94 660 21 336 पर आप हमारे को केवल SMS के माध्यम से जो जवाब है साथियों 6:50 से पहले आप ज़रूर SMS के माध्यम से दीजिए और इंतज़ार रहेगा आपके जवाब का। और साथियों बात हम जो कर रहे हैं हमेशा साथियों कृषि से अपडेट हमेशा रखते हैं और कई बार तो हमारे जो साथीगण हैं साथियों आपके पास भी आते हैं, खेतों में भी जाते हैं ताकि भाई जो अपडेट है वो आपसे बातचीत है ली जा सके और उन बातों को हम शामिल कर सके। और भाई इसी तरह भाई जो जलवायु परिवर्तन पर डॉक्टर ममता से हमने बातचीत करी है, किशन भाई ने बात करी है और उसके कुछ अंश जरूर सुना देते हैं। जलवायु परिवर्तन पर डॉक्टर ममता से बातचीत। मौसम विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र में कार्यरत हैं डॉक्टर ममता जी। आज आप हमें जानकारी दें कि जो जलवायु परिवर्तन है कि देखने में आया है कि जो मौसम है वो दिन प्रतिदिन बदलता रहता है और जलवायु में भी काफ़ी परिवर्तन आ रहा है। तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि जलवायु परिवर्तन है क्या। जी, जलवायु किसी स्थान के मौसम की स्थिति को बोलते हैं, जैसे कि उस स्थान का तापमान क्या रहता है, हवा की गति, दिशा, ये सब क्या रहती है, उसको उस स्थान की जलवायु बोलते हैं। एक लंबे समय का जो वेदर का जो मौसम के जो तत्व होते हैं उनका अगर हम एवरेज लेते हैं, मीन लेते हैं तो उसको हम जलवायु कहते हैं। अगर उसमें परिवर्तन होता है, कोई बदलाव होता है तो उसको जलवायु परिवर्तन बोला जाता है जी। तो आपने बोला जलवायु परिवर्तन है, ये आजकल इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता जा रहा है जी। हम इसको पहले अखबारों में, टीवी में पढ़ते थे, सुनते थे, डिबेट्स होती थी, उसमें हम इसको
सुनते थे, लेकिन आजकल जलवायु परिवर्तन के जो उदाहरण है वो हम अपने आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। जी जैसे कि भी हाल फिलहाल में खबर आई थी, सहारा जो हमारा रेगिस्तान है उसमें बाढ़ आ गई थी। जी बिल्कुल। हमने कभी किताबों में पढ़ा था कि सहारा जो रेगिस्तान है उसमें पूरे साल में 10 mm बारिश होती है। 10 mm आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी होती है, और वहां पर अब बाढ़ आ रही है। ऐसे ही हर साल अब राजस्थान है जो भारत का राज्य थार का है, मरुस्थल है। हाँ थार का जो मरुस्थल राजस्थान के अंदर, वहां पर हर साल अब बाढ़ आ रही है जहां पर नाम मात्र बारिश हो रही होती थी। तो ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं जलवायु परिवर्तन के कारण है। हमने जो औद्योगिकरण किया है 1980 के बाद से, जब से अधिक कारखाने लगे हैं, मशीनरी आई है, उसके बावजूद से जो पृथ्वी का जो तापमान है निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। अब जो तापमान है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, जिसका यही असर है कि कहीं पर जहाँ बाढ़ आती थी वहाँ पर सूखा हो रहा है, जहाँ पर सूखा है वहाँ पर बाढ़ आ रही है। जी बिल्कुल। जहाँ पर ठंड अधिक थी वहाँ पर लू चलने लग गई है, और जहाँ पर लू चलती थी वहाँ पर शीतलहर है आने लग गई है। तो ये हर जगह पर हम अब प्रत्यक्ष रूप से देखने लग गए हैं। ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं वो जलवायु परिवर्तन के हैं। तो डॉक्टर ममता जी, लेकिन ये कैसे प्रभावित करता है? जलवायु परिवर्तन है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी को प्रभावित करता है। जीव जंतुओं को प्रभावित करता है, मनुष्यों को प्रभावित करता है, हमारे पेड़ पौधों को प्रभावित करता है, और उसका सीधा असर फसलों पर भी पड़ता है। और फसलों पर प्रभाव पड़ने से फिर सीधा असर हम पर भी आता है। अधिक तापमान अधिक बढ़ रहा है। मैंने बताया कि तापमान है सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। तापमान अगर बढ़ेगा तो उसका गेहूं की फसल के उत्पादन के ऊपर सीधा असर आएगा। जैसे ही मार्च आता है तो एकदम तापमान बढ़ जाता है, जिससे जो गेहूं का दाना है वो दूधिया अवस्था में होता है, और दूधिया अवस्था में तापमान बढ़ने से वो दाना क्या हो जाता है, पतला रह जाता है। जी जिससे बिल्कुल। सीधा असर क्या आता है, पैदावार पर आता है। तो तापमान बढ़ने से मिलियंस ऑफ टन है गेहूं का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। ये तो मैंने गेहूं की बात की। ऐसे ही हर फसल में तापमान बढ़ने से उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो डॉक्टर ममता जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे जो किसान भाई हैं कि जलवायु परिवर्तन क्या है और परिवर्तन जो है ना फसलों को कैसे प्रभावित करता है। हाँ जी, और अब ये जो परिवर्तन है अचानक हो रहा है, हम इसको अब रोक नहीं सकते, लेकिन हम इसके नकारात्मक प्रभाव को या इसको और अधिक बढ़ने से क्या कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं। मैं जैसे कृषि से संबंध रखती हूँ तो मैं उसी के सुझाव देना चाहूँगी। जैसे किसान है वो DSR है, धान की सीधी बिजाई है, वो कर सकते हैं। और जैसे फसल अवशेष प्रबंधन है, ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, ये अपना क्या कर सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि अगर वो टेक्निक्स अपनाएंगे तो उससे अलग अलग प्रकार की, जैसे फसल अवशेष प्रबंधन करने से या फाने जलाने से अलग अलग प्रकार की गैसों का उत्सर्जन होता है। वो गैसें क्या करती हैं, जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देती है। तो किसान अपना सहयोग दे सकते हैं। तो अलग अलग टेक्निक्स हैं, हर क्षेत्र में आई हुई है, और आप और हम भी सहयोग दे सकते हैं। कैसे? पेड़ लगाकर। जी बिल्कुल। तो अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, यही इसका एकमात्र सुझाव है। तो डॉक्टर ममता जी बहुत अच्छी जानकारी दी। इस जानकारी को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो साथियों, ये हमारे जो बातचीत के अंश सुनाए भाई किशन भाई ने सुनाए थे, और डॉक्टर ममता से जो मौसम विशेषज्ञ है उन्होंने बताया भाई मौसम क्या चीज़ है और किस प्रकार से सावधानी रखनी चाहिए। और वास्तव में साथियों देखो, मौसम का बहुत प्रभाव हमेशा रहता है। और एक शुरुआत की जब बात करें तो साथियों मौसम के अनुसार ही हम सोचते भाई जब राम जी वर्ष जब भाई हमने खेती करनी चाहिए और मौसम पर डिपेंड थे। लेकिन आज यदि हमें दृष्टिकोण देखा है तो साथियों नहरें भी है, तालाबें भी है, और भाई सिंचाई के अन्य साधन भी हैं। तो वास्तव में साथियों मौसम का महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन मौसम की जब बात करते हैं तो साथियों मौसम के अनुसार हम भविष्य में जो समाधान ज़रूर कर सकते हैं उसको ध्यान में रख के, तो मौसम का महत्वपूर्ण हमेशा रहता है। और अब बात हम ज़रूर करते हैं साथियों इस
चर्चा के बाद वो जो चर्चा है कीटनाशकों का सुरक्षित प्रयोग व अन्य सावधानियाँ। बहनों और भाइयों, देखो जो कीटनाशक है प्राय भाई जहरीले तो होते ही है, और इनकी जो खरीद, परिवहन, भंडारण व खेतों में इस्तेमाल करते टाइम में भाई किसान या छिड़काव करने वाला जो व्यक्ति है, अगर जो उसके संपर्क में जाता है तो भाई उसको बीमारी भी लग जाती है। स्वास्थ्य व सुरक्षा पर सदा खतरा बना रहता है। इसलिए भाई जो जरूरी से है कि भाई जो कीटनाशकों को सही व उचित ढंग तक काम में लाया जाए, ताकि जो उपयोग करे है उनका कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। और भाई इसी तरह आजकल यदि हम बात करें तो भाई ड्रोन के माध्यम से भी भाई जो छिड़काव हो रहा है, और ड्रोन दे दी है भाई सरकार, भाई उनको हमेशा परीक्षण भी दे रही है। और जब कीटनाशकों की बात करें तो भाई देखो कीटनाशक की खरीदारी करते टाइम कुछ थोड़ा सा सावधान हमने ज़रूर रहना चाहिए, जिसमें मुख्य बात यदि करें तो भाई कीटनाशक सदा जो भाई जिस पर विश्वास हो, अधिकृत है, जो प्रमाणित है, वो भाई सरकार द्वारा वही से हमने ये सामान खरीदना चाहिए। अग्रित विक्रेता या वितरक से ही खरीदे, जिससे उसकी जो गुणवत्ता पर है कोई समझौता न करना पड़े। इसी तरह भाई खरीदते हुए जो कीटनाशकों की जो पक्की रसीद हमने ज़रूर ले लेनी चाहिए। भाई अगर जो भगवान ना करे भाई कुछ नुकसान हो जाए तो भाई उस पक्की रसीद के माध्यम से मुआवजा भी ले सके। और खरीदी जा रहे कीटनाशकों की जो उत्पादन तारीख है, भाई जो तारीख हमने ज़रूर उसका ध्यान रखना चाहिए। भाई कदे पुरानी तो नहीं है, क्योंकि साथियों एक कोई भी चीज़ हो उसका एक निश्चित समय होता है, उस दौरान ही हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जो उस तारीख के अलावा जब वह भाई तारीख एक्सपायरी हो जाती है, अगर जो हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो साथियों फ़ायदे की जगह वो नुकसान हम न करता है। तो भाई तारीख आप ज़रूर देखें, और उपयोग की जो अंतिम जो तारीख भी उस पर लिखी होती है उसको ज़रूर देखें, उससे पहले हमने इसको इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह साथियों जो प्रयोग की जो अंतिम तिथि है निकल जाने के बाद कीटनाशक को कदे भी आप ना खरीदें, और जो खुली पैकिंग वाला जो कीटनाशक है वो भी नहीं खरीदना चाहिए, इसका भी ज़रूर हमने ध्यान रखना चाहिए। और कीटनाशकों को एक स्थान तक दूसरे स्थान पर अगर जो ले जाओ तो उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी से, जिस तरह भाई कीटनाशक खरीदे के उपरांत इसने खेतों तक अकेले या खाद की जो सामग्री का साथ लेकर जाए, और यथासंभव खरपतवार नाशक को दुकान से खेतों में ले जाते टाइम में भाई कीटनाशकों से अलग ही रखे और उसको अलग से ले जावे। खाद्य पदार्थों के साथ जो कीटनाशक सामग्री है वो कदे भी नहीं ले जानी चाहिए, और इस प्रकार बीजों के साथ भी कीटनाशक कभी न ले जाएं। और कीटनाशकों को ले जाते समय और भाई अच्छी भली बाती हमने बंद कर अन्य जो सवारियों से अलग या दूरी रखनी चाहिए। कई बार हम देखते हैं भाई जिस तरह गांव में या फिर कस्बे में तो भाई खेतों से जब हम शहर की तरफ आते हैं या फिर सामान खरीदने जाते हैं, सोचे भाई कीटनाशक दवाई भी ले लो और गिल्ला कुछ खाने पीने का भी ले लें, और तो साथियों वही हाथ लगते हैं और उन्हें में फिर बीमारी उस पर लगती है। तो साथियों ऐसा नहीं करें, जो खाने पीने की जो वस्तु है वो अलग से होनी चाहिए। और कुल मिलाकर अगर जो हम क्या होता है भाई, अगर जो आप दवाई लेने जा रहे हो तो भाई केवल दवाई ले ही और अन्य सामान ना खरीदें, और उसको आप सुरक्षित उसको रखना चाहिए। इसी तरह जो बस में कीटनाशकों का जो परिवहन अधिक मात्रा कभी नहीं ले जानी चाहिए। और कीटनाशकों का जो भंडारण की जब बात करें तो यथासंभव भाई जो कीटनाशक का जो भंडारण है वो ठंडे यानी कि 40 सेंटीमीटर से कम तापमान, सूखे व हवादार स्थान कमरे में करें। और कीटनाशक को बच्चे, पालतू जानवरों व अन्य पशुओं से दूर अलग से जो स्थान पर रखा है। भाई कमरे पर ताला भी जरूर लगाना चाहिए जो कोठड़ी बना हुआ है। और कीटनाशकों का भंडारण न तो अपने परिवार के रहने वाले स्थान पर करें और न ही पशुओं के तबेले या बांधने वाले स्थान पर रखें, यानी कि भाई खेतों के अंदर ही ये जो कीटनाशक दवाई है वही रखनी चाहिए। और कीटनाशकों को खुले स्थान पर भी नहीं रखना चाहिए। और क्योंकि भाई टीन व एस्टेबॉस को छत वाले जो कमरे गर्मियों में अत्यधिक गर्म हो जाते हैं, इसलिए इसी स्थान पर कीटनाशकों का भंडारण ना करें। और इसे कमरे स्थान जिनकी छत रिश्ती हो या फिर जड़ा भाई ज़्यादा नमी रहती हो वहाँ पर कीटनाशक भंडारित नहीं करने चाहिए। कीटनाशकों को उस स्थान पर भी ना ले जावे जिसके आसपास भाई आग जलानी पड़े। और किसी प्रकार की जो खाद्य सामग्री के साथ कीटनाशकों को कदापि नहीं ले जानी चाहिए। और कीटनाशकों के डिब्बों को कमरे में धरती पर न रख अलमारी आदि किसी स्थान पर बंद करके रखना चाहिए। और भाई प्राय यो भी देखा गया है कि जो कीटनाशकों को जो पैकिंग है वह भाई बढ़िया सुंदर सी दिखा है, रंग बिरंगे और सुंदर डिब्बों में की जाती है। इसे खाली डिब्बों को किसी भी अन्य काम में ना लेवे और न ही इन्हें खुला फेंके।
इन्हें प्रयोग के बाद तोड़कर किसी बड़े ड्रम में डाल दे व बाद में समय मिलने पर वह इसमें मिट्टी में दबा दे। और प्राय जो कीटनाशकों को भंडारण में किसी न किसी कारण से कुछ मात्रा में कीटनाशकों को बिखर जाता है, इसी सामग्री पर पानी न डाले बल्कि उस पर सूखी मिट्टी या लकड़ी का बुरादा डालकर इकट्ठा कराए और एक ड्रम में डाल देवे। और खेत के हिसाब किताब संबंधी सामग्री जो है भाई साथ भी अपना कीटनाशक भंडारित न करे और कीटनाशकों को भंडारित बीजों के साथ न करे और ना रखे उसमें। और जिस स्थान या कमरे में कीटनाशकों को रखे वही किसी प्रकार खान पान ना करे और ना ही धूम्रपान व न ही तंबाकू का सेवन करे। और भाई एक विशेष जरूर ध्यान रखना चाहिए जब भाई कीटनाशकों का जब आप प्रयोग करते खेत में, एक तो वो साथियों हवा का रुख भी हमने ज़रूर देखना चाहिए और अपने जो जिस तरफ से हवा रही है उसके विपरीत यानी कि जहाँ से हवा रही है उस तरफ पीठ करके हमने उसको बिखेरना चाहिए। कई साथी हम क्या करते हैं भाई उसी तरफ उसको पूर्वा जिस तरह हवा चल तो उसी तरफ मुंह कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए और दस्ताने जरूर पहनने चाहिए और साथ के साथ भाई मुंह पर जो कपड़ा है उसको ढकना चाहिए और धूम्रपान ना करें। और भाई जो दवाई छिड़कते समय भाई इसका सही इस्तेमाल करें और उसके बाद उन बर्तनों को उसी स्थान पर अलग से रखने चाहिए जो कीटनाशक के होते हैं और भाई साबुन से भाई 2-3 बार ज़रूर हमने हाथ धोने चाहिए और ऐसा ज़रूर करना चाहिए क्योंकि भाई स्वास्थ्य का मामला है और भाई कुछ एक अंश भी अगर जो कीटनाशक दवाई का हमारे अंदर चला जाता है तो साथियों उसमें नुका कर भाई लेने के देने पड़ जाते हैं, तो ऐसा ना करें भाई। स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है और इस छोटी छोटी बातों का हमने ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो साथियों ये तो बात करी कीटनाशकों का सुरक्षित प्रयोग व अन्य सावधानियां और इसी तरह भाई मौसम की भी ज़रूर बात कर लेते हैं। और भाई आज का जो अधिकतम तापमान है 25 और न्यूनतम की बात करें तो 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह आने वाले 24 घंटे की भी हम बात करें तो अधिकतम 24 और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और भाई कल के कृषि कार्यक्रम की भी बात ज़रूर कर लेते हैं। तो साथियों जो कल भाई 1 दिसंबर है और भाई आगे जो बातचीत हम ज़रूर करते हैं साथियों इसमें ज़रूर कल रविवार भी है और भाई रविवार को हम जो कार्यक्रम लेकर आए हैं साथियों थारी चिट्ठी मारे गीत हर बार की तरह, और सोमवार को हम जो कार्यक्रम लेकर आए हैं साथियों इसमें हम जो चर्चा करेंगे भाई इस माह के कृषि कार्यक्रम भाई महीने के भीतर हमने कौन से काम करने हैं, महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे और मौसम भी भाई बाजार भाव भी और कुछ ऐप के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम ज़रूर देंगे भाई किस प्रकार से हमने सावधानी रखनी चाहिए और किस प्रकार से महीने भर में हम सारे काम इसमें कर सकते हैं। तो भाई कार्यक्रम महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे महीने की महत्वपूर्ण रिपोर्ट हम पेश करते हैं ताकि भाई जो हमारी कृषि है वो बेहतर दिशा की तरफ जा सके। और अब बात ज़रूर कर लेते साथियों नई फसल नई उमंग की जड़ वाली सब्जियों की देखभाल की। लेकिन साथियों एक लोक संगीत आपको सुना देते हैं भाई, एक रागनी ले लेते हैं और उसके बाद हम भाई आज का जो कृषि प्रश्न है उन विजेताओं के भी नाम बताएंगे। अब सुनते हैं ये रागनी। हाथ जोड़ के कह रासू मेरी माने करियो बेरा, हाँ पड़ा बाग में रोवे से यू लाल बिछड़ गया तेरा। हाथ जोड़ के कह रासू मेरी माने करियो बेरा, पड़ा बाग में रोवे से यू लाल बिछड़ गया तेरा। हाथ जोड़ के कह रासू मदनावत ने जाके कहिए, मदनावत ने जाके कहिए, दिल अपने ने डांट लिए। तीनों प्राणी मिलके चले नारे नारे फाट लिए। इसी कसती गरीबी दिखी जिस यार ने सुत
काट लिए। ईश्वर के आधीन मामला बोलन ते बिना किए। तेल खत्म हुआ दीपक बुझ गया, तेल खत्म हुआ दीपक बुझ गया। यो ते हो गया घोर अंधेरा, हाथ जोड़ के तेरा सुमेरी माने करियो मेरा। फरीदाबाद में रोवे से यूं लाल बिछड़ा तेरा, हाथ जोड़ के तेरा मेरी काया में, हाँ मेरी काया में जहर भरा से जिसर लड़ जा काला। मुंह का थूक सूखता आवे कुछ ना दिखा वाड़ा। इसी कसुती बड़ी रीत की खा के पड़ा तिवाड़ा। मरती बरिया तरस दिए तन लाड लडा कपाया। तेरी दाढ़ी का फूल टूट जा, तेरी दाढ़ी का फूल टूट जा। यो ते अंधी ने आ गया, हाथ जोड़ के तेरा सुमेरी माने करियो मेरा। फरीदाबाद में रोवे से यूं लाल बिछड़ा तेरा, हाथ जोड़ के तेरा हाँ इसे वक्त पे भाई, इसे वक्त पे जाके कहियो कदे हो निर्णो बासी। राम लाल के रहा करे वत पावे भूखी प्यासी। बोलन तकी सरदा कोना लगी कसुती फांसी। आठों पहरे रहा करती तेरे हाथों में अजवाती। हाँ घर के 12 बाट हो लिए, घर के 12 बाट हो लिए। जो ते हो लिया उजड़ मेरा, हाथ जोड़ के केरा सुमेरी माने करियो मेरा। फरीदाबाद में रोवे से यूं लाल बिछड़ा तेरा, हाथ जोड़ के केरा। तो साथियों ये तो आपने रागनी सुनी, और रागनी के बाद भाई जो बातचीत ज़रूर करेंगे भाई। जो शुरुआत में हमने आज का कृषि प्रश्न की जो जानकारी ली थी भाई, कृषि प्रश्न था सरसों के उत्पादन में हरियाणा का पहला जिला कौन सा है। भाई देखो वैसे तो सरसों तकरीबन सभी जगह उगाई जाती है, लेकिन जब भाई सबसे ज़्यादा की बात करते हैं तो भाई उसमें महेंद्रगढ़ नंबर 1 पर है। और इसका जो सही उत्तर भाई, वैसे तो काफ़ियों ने जो कोशिश भी करी, और भाई जो सही उत्तर है भाई गांव जिगुड़ी यमुनानगर से रणधीर सिंह मांगड़। इसी तरह साथियों जो गांव जीवरहेड़ी से श्यामलाल, और इसी तरह भाई खुकानी इंद्री करनाल से भाई संजीव कुमार अमन कुमार, भाई इन्होंने सही जवाब दिया है और आप सभी को बधाई। और इसी तरह एक और जवाब है भाई, ये कुरुक्षेत्र से ही है और जिसके नाम है भाई मनोज कुमार रेखा रानी सेक्टर 30 से, और आप सभी को बधाई। और वास्तव में साथियों आप जो इसमें पार्टिसिपेट करते हो भाई, जो भाग लेते हैं, जो हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं, उनकी भी जो ज्ञान में इजाफा होती है, और आप सभी को बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इसमें भाग लेते हैं। और इसी तरह साथियों अब जो अन्य जो चर्चा हम ज़रूर कर लेते हैं साथियों, नई फसल नई उमंग में हम जो जड़ वाली सब्जियों की बात कर लेते हैं। और इसमें जो जड़ वाली में भाई देखो सर्दी भी ज़रूर आ रही है, तो
मूली, गाजर, शलगम की बात हम ज़रूर करेंगे और देसी किस्मों की या मूली की जो जड़ों को उखाड़कर, धोकर तथा गाजर व शलगम के पत्तों को काटकर भाई बाज़ार में बेचने के लिए ज़रूर हमने भेजनी चाहिए। और जड़ों को नरम अवस्था में उखाड़ना यो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई सख्त होने के बाद ये खाने लायक नहीं रहती और बाज़ार में भाई इनका जो उचित मूल्य भी हमने नहीं मिल पाता। तो हानिकारक जो कीटों से बचाने के लिए भाई 250 से 400 मिलीलीटर डाइमेथिएट 30 इसी को 250 लीटर पानी में धोकर इसमें प्रति एकड़ हमने खेत में छिड़काव करना चाहिए। और ज़रूरत पड़ने पर भाई जो 10 दिनों तक के बाद ये छिड़काव फिर से दोहरावा है। और दवा का प्रयोग करने के बाद 1 हफ्ते तक भाई फसलों को खाने के काम में नहीं लानी चाहिए। इस चीज़ का हमने ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और फसल की जो खुली जड़ों पर मिट्टी चढ़ावे और आवश्यकता अनुसार सिंचाई भी ज़रूर करनी चाहिए। और पिछले महीने जो बीजी गई जो विलायती किस्मों की जो फसल की देख रेख है वह भी इसमें ज़रूर करें। और इस महीने में इन फसलों को विलायती किस्मों के बीजों बीजी जा सकती है। और खेत की तैयारी के बारे में भाई पहले हम जो जिस तरह बताते भाई ये जो जड़ वाली जो सब्जियां है मूली, शलगम व बाजार अच्छी तरह धोकर। और ये विशेष तौर पर ध्यान रखा है कि भाई हमेशा जो हफ्ते 10 दिन बाद जब दवाई छिड़क ले उसी के बाद हमने बाज़ारों में भेजनी चाहिए। और आज का जो जानकारी भाई किसान कॉल सेंटर 1551 पर आप ज़रूर कॉल हमें कर सकते हैं। और भाई महत्वपूर्ण आप जानकारियाँ किसान कॉल सेंटर के माध्यम से कहीं भी ले सकते हैं। और इसी तरह साथियों अब जो बात करते तो साथियों एक प्राकृतिक खेती की भी बात करते हैं। तो जो प्राकृतिक खेती साथियों ज़रूर हमने अपनानी चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक खेती के माध्यम से साथियों जो मौसम है वो ज़रूर बना रहता है। और यदि हम इसी में बात करें तो निमास्त्र है यो रस चूसक फल तना छेदक को नियंत्रण कर सकते हैं और 6 महीने तक तो स्टोर इसमें कर सकते हैं। तो साथियों ये हमने महत्वपूर्ण जानकारी दी। और बात ज़रूर करते हैं साथियों कि हमेशा जो किसान वाणी में हम कहते हैं साथियों कि प्राकृतिक खेती की तरफ हमने ज़रूर जाना चाहिए। वो स्वाद जो अब छूट सा गया है, यदि प्राकृतिक खेती करेंगे तो साथियों वो स्वाद हमने फिर से ज़रूर मिलेगा। तो साथियों आज के कार्यक्रम में इतना ही। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो साथियों आज के कार्यक्रम में इतना ही। अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाजत। अच्छा बहनों और भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।